नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमारिया फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंडियाज़ ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लीकी गट की। और जो ये लीकी गट की समस्या है, इसके बारे में आयुर्वेद क्या कहता है और इस समस्या से कैसे डील करना है, आयुर्वेद की नज़र में क्या है इसका इलाज, हम इसके बारे में बात करेंगे। लीकी गट है क्या, सबसे पहले तो ये समझ लो। जो हमारा इंटेस्टाइन है, इसमें बहुत सारी बर्ड्स होती हैं। हमारी जो आहार नली है, इसमें छोटी छोटी बर्ड्स निकली होती हैं। उन बर्ड्स में बहुत सारे छिद्र होते हैं, छोटे नन्हे नन्हे। तो जब हमारा खाना इंटेस्टाइन में पचता है, पचने के बाद जब उस खाने में से रस बनता है, भोजन से बनता है रस। अब वो जो रस है, ये जो छिद्र है, इनमें से पास होके ब्लड स्ट्रीम में मिलता है। तो रस बनता है रक्त, रक्त बनता है मेद, मेद बनता है मांस, मांस बनता है अस्थि, अस्थि बनता है मज्जा, मज्जा बनती है शुक्र। 7 धातुएं हमारी इस रस पे डिपेंड करती है। अब ये जो रस है, अगर हमारी इंटेस्टाइन 0 to 7 माइक्रोन्स के रस को अंदर ले रही है, यानी कि इतने छोटे कण को अंदर ले रही है, तो वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपकी इंटेस्टाइन काम कर रही है और आपकी जो ये धातुएं हैं, ये पूरी तरह से बनेंगी, आपका शरीर हष्ट-पुष्ट रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो प्रक्रिया है, जो छिद्र हैं, वो बड़े हो जाते हैं, जिनमें 200, 250, 300 माइक्रोन तक की मोटाई का जो कण है खाने के, वो भी चले जाते हैं और वो ब्लड स्ट्रीम में मिलते हैं और इसके बाद वो सारी धातुओं को नुकसान करते हैं और हमारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला जाता है। तो हमारी इंटेस्टाइन में ये जो छिद्र हैं, ये बड़े क्यों होते हैं? अब ये जो हमारी बर्ड्स होती है, इनके ऊपर होती है एक लेयर, एक झिल्ली होती है, एक लेयर होती है। वो लेयर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अगर वो लेयर टूटनी शुरू हो जाती है किसी भी कारण से, मैं कारण बताऊंगी अभी, जो सबसे बड़ा और सबसे मेन कारण है, जब वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, उसमें ब्रेकेज आ जाती हैं, तो जो ये बर्ड्स हैं, जो ये छोटे छोटे रोम छिद्र हैं, ये बड़े हो जाते हैं। और वो जो बड़े छिद्र हैं, उनसे फिर आपको मैंने बता ही दिया, मोटे पार्टिकल जिनमें से टॉक्सिन्स और वो वाले पदार्थ जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाके कोलेस्ट्रॉल टाइप की चीज़ें पैदा करते हैं, वो चले जाते हैं और हमें बहुत सारी बीमारियां रहने लगती हैं। जिनको लीकी गट की समस्या है, उन्हें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। चर्म रोग होते हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम चलने वाले होते हैं, जैसे सोराइसिस या दाद या किसी भी तरह की जो एलर्जी होती है, चर्म रोग जिन्हें कह सकते हैं। चर्म रोग है जो असाध्य रोगों की श्रेणी में आता है, ये लीकी गट की वजह से हो सकता है। जो ऑटो इम्यून डिसीज़ हैं, जिन्हें डॉक्टर, जिनका अता पता ही नहीं होता किस वजह से हुई, क्यों हुई, वो इसको ऑटो इम्यून डिसीज़ की कैटेगरी में डाल देते हैं। आपका हर वक्त थका होना, चिड़चिड़ा होना, बिना बात आपको गुस्सा चढ़े रहना, आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत डाउन होना। कई लोगों के साथ क्या होता है कि उनको फीवर चढ़ा रहता है। अब फीवर भी गजब का होता है उनका, कभी 100 से ऊपर जाता ही नहीं, 99.2, 99.5, 4, 8 इस तरह, 100 से ऊपर जाएगा ही नहीं, उनकी बॉडी में फीवर बना रहता है। तो ये समस्या होती है। सबसे बड़ी और इरिटेटिंग समस्या होती है, इन्हें कई बार दिन में पोटी जाना पड़ सकता है। इनके साथ क्या होता है, खाना खाने के बाद कई बार इनको ज़रूर पोटी जाना पड़ता है। एक बार में इनका पेट साफ नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही हर किसी के साथ ऐसा होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ये समस्या होगी कि उन्हें कई बार फ्रेश होने जाना पड़ता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। आप कहीं पर भी हो, आप घर से बाहर हो, आप कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ पर आपको वॉशरूम अवेलेबल ही नहीं है, उसी समय आपको फ्रेश होने जाना है, तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है। ट्रैवलिंग में हो आप, हर जगह वॉशरूम अवेलेबल नहीं है, उस टाइम आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या अपने आप में। इनमें से बहुत लोगों को एसिडिटी या जलन बहुत ज़्यादा होती है। कई लोगों को गैस बहुत ज़्यादा बनती है। जो पेल्विक एरिया होता है, पेल्विक एरिया में उनको अजीब तरह की गुड़गुड़ाहट, अजीब तरह का क्या कहते हैं, जैसे अफारा टाइप भारीपन सा बना रहता है। गैस उनको बहुत परेशान करती है। अगर ये महिलाओं को है तो उनको पीरियड्स के टाइम पे बहुत पेन होता है। इसी के साथ ही साथ चक्कर आते हैं बहुत लोगों को,
और कमर दर्द की शिकायत इनमें बहुत आम पाई जाती है। जो कमर का निचला हिस्सा होता है इसमें हमेशा ही दर्द बना रहता है। उनको थोड़ा सा काम किया नहीं, थक गए, मर गए जी, बिल्कुल कमर ख़त्म हो गई हमारी, तो ज़रा सा उनको काम करना पड़ गया, कमर उनकी ख़त्म हो जाती है। इसी के साथ ही साथ मरोड़ बना रहना, दिन में कई बार मरोड़ बना रहता है, उनको पेट में मरोड़े उठते रहते हैं। या कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है उनको अपनी बॉडी बड़ी डिहाइड्रेट महसूस होती है, हमेशा प्यास ही लगी रहती है। बहुत बहुत सारे ऐसे सिम्टम होते हैं, कारण होते हैं जिनका संबंध सीधा सीधा लीकी गट से होता है। और ये कहने को बहुत बड़ा और बड़ी डरावनी चीज़ लगता है लीकी गट, क्योंकि आपको डॉक्टर ऐसे डराए रखते हैं, हाय लीकी गट। सबसे जो छोटा सा सूत्र मैं आपको बता दूं, बस एक ही चीज़ हो रही है आपके जीवन में आयुर्वेद की नज़र से कि आपका वात असंतुलित है। अब एक एग्जाम्पल से समझिए आप, जो वात है वो वायु और आकाश तत्व के मिलने से बना है। तो जो गर्म होती है ना वायु, तो फैलाव होता है उसका। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गर्म होने के बाद अपने आकार को फैला लेती हैं, उनमें से वायु भी एक है। जब वो गर्म होती है तो विरल होती है। जब किसी बैलून में मान लो ठंडी हवा थी और वो जो हवा है वो उससे उसका हवा का प्रेशर कम था क्योंकि वो ठंडी थी। अब जो उसके रबड़ होगी, वो उसके जो छोटे छोटे जिनसे वो बना है, जिन एटम से मिलके वो बनी है वो लेयर रबड़ की, वो पास पास होंगे। लेकिन जब उस हवा को अंदर गर्म किया जाएगा, वो गर्म हो के जब वो विस्तार लेगी तो जो रबड़ है वो भी फैलेगी और जो उसके एटम्स होंगे ना वो काफ़ी दूर दूर हो जाएंगे। तो जो हमारी इंटेस्टाइन है इसके अंदर वात वही काम कर रही है जो यहाँ बैलून के अंदर हो रहा है। वात का सबसे जो मेन स्थान है वो है आंत, आंतें हमारी, जहाँ हमारा भोजन पचता है, पक्वाश्य जिसे बोलते हैं। और भी हैं जैसे स्किन है, कान है, हमारी हड्डियां हैं, खासकर जोड़ है। इस तरह से वात के कई सारे स्थान हैं, उनमें से जो पक्वाश्य है वो मेन है। अब जब ये वात है वहाँ किसी कारण से ये गर्म हो रही है, असंतुलन पैदा करेगी, आपका खाना प्रॉपर तरीके से हजम ही नहीं हो पाएगा। और वो जो एक और क्रिया जिसमें कि इंटेस्टाइन की वो लार्ज हो रही है, जो वो लेयर है, एक प्रोटेक्टिव लेयर मैंने आपको बताई है, वो फैल रही है। अब उसके जो छिद्र है, उसके एटम्स है, वो दूर दूर हो गए। तो उससे क्या होगा, आपकी वो जो लेयर है वो, ये समझ लो कि पहले वो गुब्बारा ऐसा था जो फूला हुआ नहीं था, पूरी पूरी मोटी लेयर थी। अब वो बैलून फूल गया है और वो लेयर पतली हो गई है, एटम्स दूर दूर हो गए हैं, छिद्र बड़े हो गए हैं, तो उसमें से इजीली सब कुछ पास हो जा रहा है। ये हालत होती है हमारी इंटेस्टाइन की। अब ये जो वात है ये किस वजह से असंतुलित होता है? वात के असंतुलन के सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े जो कारण हैं उनमें से एक है हमारा मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा दबाव में रहना। हम किसी भी दबाव में हैं, बहुत सारी चिंताएं करते हैं, बहुत ज़्यादा हमें चिंता घेरे रहती है, तुरंत हमारा वात डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हीट पैदा होती है। बहुत सारे विचार आने से हीट पैदा होती है। बहुत ज़्यादा जिनको सेक्सुअल विचार आते हैं या बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व रहते हैं, उनके साथ भी यही समस्या हो गई, उनका वात बहुत डिस्टर्ब रहता है। जो मास्टरबेशन करते हैं लोग, उनका वात हमेशा ही डिस्टर्ब पाएगा, जो एक्सेस में लगे रहते हैं इन एक्टिविटीज़ में। तीसरा है रूखा सूखा बासी भोजन खाना हमेशा ही, और बहुत ज़्यादा ठंडे वेदर में रहना और बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन करना, क्योंकि हम जहाँ जिस क्लाइमेट में इंडिया में रह रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें सूट नहीं करती, हमारी बॉडी को नहीं करती। जीभ को तो बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा आनंद आ रहा है जी, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा रहे हैं जी, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं, लेकिन हमारे इंटेस्टाइन के लिए ये बिल्कुल बेकार है, इससे वात डिस्टर्ब होता है। तो कुछ ये एक रीजन्स हैं, इनको आप पहले दूर करना। अब हम बात करेंगे इसके उपाय की। उपाय बहुत ही साधारण रहेंगे, आप करना, डेफिनेटली आपको फ़र्क मिलेगा। मैंने बहुत सारे लोगों पे ये आजमाई हैं, तब जाके मैं आपको ये उपाय बता रही हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये बताती चलूँ
कि जिनको चर्म रोग है उनको ये समझ लेना कि आपका कफ भी बिगड़ा हुआ है, कफ भी असंतुलित है, वात प्लस कफ दोनों असंतुलित हैं। तो जिनको स्पेशली चर्म रोग की समस्या है वो इधर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। सौंठ, जो अदरक होता है सूख जाता है, सौंठ सब जानते हैं। ड्राई जिंजर का पाउडर, सौंठ इसमें बहुत बड़ा काम करेगा आपके लिए। आपको 1 लीटर पानी में हर रोज़ 1 चम्मच सौंठ डालनी है, उसको पकाना है। जब वो आधा लीटर रह जाए तो दिन में कई बार इस पानी को आप आधा आधा कप करके पी लीजिए। जब आप इसको पिएंगे थोड़ा सा आप इसमें शहद डाल सकते हैं। जिनको कोई और समस्या है, जो ज़्यादा मीठा नहीं ले सकते दिन भर में, वो रहने दें, वो इसको ऐसे ही लें। बाकी लोग थोड़ा इनमें शहद डाल के उसको मिक्स करके थोड़ा सा मीठा बना के पी सकते हैं। तो पहला तो उपाय रहा सौंठ का पाउडर। अब ये जो रेमेडी है ये 42 डेज तक आपको ज़रूर ही लेनी है। और किसी भी आयुर्वेदिक नुस्खे को, किसी भी आयुर्वेदिक दवाई को आपके शरीर के रूट्स पे काम करने के लिए कम से कम 42 दिन का एक टाइम पीरियड ज़रूर चाहिए होता है। आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है तो थोड़े दिन और कंटिन्यू कीजिए। आप इसे 3 महीने कर सकते हैं। उपाय नंबर 2, अभी 2 दिन पहले आंवला नवमी थी। आज देवउठनी ग्यास है, यानी कि 11 है, एकादशी है, देवउठनी। तो अभी 2 दिन पहले आंवला नवमी गई है और इस समय जो हिंदू लोग हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि आंवले का कितना महत्व है। आपको 2 आंवले हर रोज किसी भी रूप में लेने हैं। सबसे जो बेस्ट रहेगा वो रहेगा आप आंवले को कद्दूकस में घिस ले। जो पतले वाला कद्दूकस आता है, अदरक वाला, जिसमें आजकल अदरक घिसते हैं, छोटा सा होता है वो, उसमें घिस लीजिए, छल्ले से बना लीजिए और उसमें शहद डाल लीजिए और मिक्स करके उसको सुबह सुबह खाली पेट ले लीजिए या खाना खाने से पहले ले लीजिए। ये आपके लिए रामबाण का काम करेगा। आपके वात पे तो ये जोरदार काम करेगा, क्योंकि कसाई रस होता है और जो आंवला होता है, आंवले का जो मेन तत्व है वो है पृथ्वी तत्व। और हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी जो लेयर है वो पृथ्वी तत्व ही उसको प्रेजेंट करता है। उस पे ये सीधा सीधा काम करेगा। तो आंवला आप ज़रूर खाएं जब तक भी अवेलेबल हो। आंवला तो एंटी एजिंग का भी काम करता है। आंवला बहुत बहुत तरीके से आपके शरीर को बहुत फ़ायदा करता है। ये विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स है। लीकी गट के लिए आमतौर पे आपको ज़्यादातर लोग यही बताते मिलेंगे, विटामिन सी खाओ, विटामिन सी खाओ। तो आंवले से बढ़ के विटामिन सी का कोई दूसरा सोर्स है नहीं। तो आंवला आपको लेना है। तीसरा है छाछ। जो छाछ भिगोते हैं, दही, अगर आप रोज़ मक्खन निकाल लें इसमें से तो बहुत बेहतरीन होगा। वरना जो लोग नहीं निकाल पाते, दही जमाते हैं, तो दही को ही भिगो लें थोड़ा, उसमें आधा पानी मिला लें। अगर आपकी आधा गिलास दही है तो आधा गिलास उसमें पानी मिला लें। सेंधा नमक, भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, ये लेनी शुरू कर दें आप अपने खाने में। वात, पित्त और कफ तीनों पे ये बहुत गजब का असर करता है। और ये जो गुड बैक्टीरिया वाला जो कंसेप्ट है कि हमारे शरीर के अंदर हेल्दी जीवाणु होने चाहिए, गुड बैक्टीरियाज होने चाहिए। और जो प्रोबायोटिक के नाम पे बहुत सारी कंपनियां बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट आपको दे रही हैं, उनका ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सॉलिड विकल्प है। दही और छाछ से बढ़ के कोई भी प्रोबायोटिक आपकी इंडियन डाइट में नहीं हो सकता। हर रोज़ आपको छाछ ज़रूर लेनी है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो भारतीय खाने की थाली में से लगभग गायब कर दी गई है बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी के साथ, वो है घी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा जी, हृदय रोग बढ़ाएगा जी, किसी मतलब का नहीं है। ये तुम्हारा स्वास्थ्य बिगाड़ देगा। बस सफोला खाओ, सफोला खाओ और दिल की सेहत को बढ़िया रखो, फिल्टर तेल यूज़ करो। ये जो सारी बीमारियां हैं ना, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हमारे दिमाग में ज़बरदस्ती ठूंस दी गई है। हमारे से जो पुरानी पीढ़ी के लोग थे वो हमसे ज़्यादा हट्टे कट्टे, हमसे ज़्यादा तंदुरुस्त और हमसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा काम करने वाले अभी भी मौजूद हैं। उनका क्या था सबसे मेन डाइट में? घी दूध।
अभी भी जो बहुत अच्छा काम करते पाए जाते हैं, थोड़ी बड़ी उम्र के लोग, उनके बारे में कहा जाता है भाई इन्होंने तो पुराने घी दूध खा रखे हैं। तो घी को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना। जितना आप घी खा सकें उतना ही वात को आप संतुलित कर पाएंगे। अब रही बात कि फैट बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ेगा अगर आप भैंस का खाओगे। देसी गाय का अगर घी आपको कहीं से अवेलेबल होता है वो आप मंगाइए। अगर आप गांव देहात में रहते हैं, देसी गाय घर पे ही बांध लो, आपका भी भला, आपके बच्चों का भी भला। थोड़ा एक्स्ट्रा निकल आई बेचिए और पैसा भी कमा सकते हैं। तो देसी गाय का अगर आप घी खाते हैं उसमें आप बिल्कुल मोटे नहीं होंगे, ये मैं गारंटी से कहती हूँ। ये भी करना है। इसी के साथ ही साथ वात को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वात सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है हमारे मेंटल प्रेशर से। इस मेंटल प्रेशर को जब आप रोक लोगे, वात बढ़ना आपका, वात का जो असंतुलन है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, अपने आप वात संतुलित हो जाएगा। इन एक्सेस में जो विचार आ रहे हैं, चिंताएं आ रही हैं, तनाव हो रहा है, उससे डील करने के लिए आपको ध्यान करना चाहिए। सांसों पे ध्यान। जब आप सांसों पे ध्यान करना शुरू करोगे तो धीरे 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 बहुत जल्दी ही आपका वात संतुलित हो जाएगा। वात के संतुलित होते ही सारा श्यापा ही खत्म आपकी ज़िंदगी का। ये जो लीकी गट, ये जो और सारी ऑटोइम्यून डिसीज और पता नहीं क्या 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 ये जो सब चल रही हैं, सब अपने आप ही आपसे दूर हो जाएंगे। जब आप आयुर्वेद के हिसाब से, योग के हिसाब से अपने जीवन को ढालोगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ जीवन जीना शुरू करोगे। आप विदेशी कंपनियों को, विदेशों में बनी हुई महंगी महंगी दवाइयों को अपने शरीर पे एक्सपेरिमेंट का जरिया ना बनाएं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके बहुत ही काम की रहेगी और मुझे 100% भरोसा है जब आप ये सारे उपाय करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़र्क लगेगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा लेना। अगर आपकी कोई समस्या है ब्यूटी से या हेल्थ से रिलेटेड, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपके लिए वीडियो ज़रूर बनेगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपको किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।